हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की पर्यावरण की क्लास है ये हमारी। इसमें मैं आपको पाठ 23 कराऊंगी और उसका नाम है मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। तो चलिए, सब बच्चों ने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बातें हैं। तो आइए करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को फटाफट से। सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। सब बच्चे फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो बेटा, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल होती है सबसे अधिक? सोयाबीन। तो सोयाबीन किस में है? ये रहा सोयाबीन। तो गेहूं और सोयाबीन हमारा सही है, विकल्प 2। ब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में आय का साधन क्या होता है? आय मतलब पैसे कमाने का साधन क्या है? ठीक है, तो वहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं, जो वहाँ के लोग चीज़ देखने आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को देखने आते हैं, उनसे उनकी आय का साधन है वो। ठीक है, वो आते हैं तो उनका टिकट लगता है, और टिकट लगता है तो पैसे देने पड़ते हैं, और पैसों से ही तो आय होती है, पैसे ही तो है आय का साधन। स, किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है? ग्रेफाइट से बेटा। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई। कब बेटा? ठंडों के मौसम में, अक्टूबर नवंबर, जो अब चल रहा है। ठीक है, फिलहाल सितंबर चल रहा है, लेकिन अक्टूबर आने ही वाला है, 2-4 दिन और हैं। उसने अपने खेत में फसल बोई, और वो कब कटेगी? मार्च अप्रैल में, मतलब दिवाली के लगभग फसल बोई है और होली के लगभग फसल कटेगी। ठीक है, तो ये फसल किसकी है? तो बेटा, ये फसल रबी की फसलें होती हैं इस वक्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने खाली स्थान पर। पहला खाली स्थान देखिए, पठारों के बीच जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी। दूसरा देखिए, खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है। किसकी खली और भूसा विदेशों में भेजा जाता है बेटा? सोयाबीन का। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन ही होता है। ठीक है, इससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, कौन सी फसल ऐसी है जो गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है? मतलब अप्रैल के करीब बोई जाएगी, अप्रैल मई में, और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है, अगस्त सितंबर में कट जाएगी। तो वो कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। ठीक है, ये तीनों खाली स्थान हो गए। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। बालाघाट की खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट की कौन सी खदान ऐसी है जहां तांबा ज्यादा मिलता है? मलाज खंड। उस खदान का क्या नाम है? मलाज खंड। यह संकेत किसका है? ये बेटा क्या है? इसे तो आप सब जानते हैं, ये क्या है? हीरा। क्या है ये? हीरा। ठीक है, अगला देखिए, खेती के लिए पशुओं के मल मूत्र से क्या बनाई जाती है बेटा? खाद बनाई जाती है, जैविक खाद। आपने देखा होगा कि गोबर को लोग इकट्ठा करते रहते हैं गांव में, फिर उसे खेतों में डालते हैं। वो बेटा एक प्रकार की खाद है। ठीक है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, फसलों को फायदा होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गए सबके खाली स्थान तक। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बेटा अपना मुझे नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, दिए गए चित्र को पहचानकर उसका नाम लिखिए तथा वह कहाँ व किस राज्य में स्थित है, ये भी बताना है। तो बेटा ये कौन सा स्थान है, किसी को पता है? यहाँ पे मैं घूमने गई हूँ, ये है सांची का स्तूप। सांची स्तूप है, ये कहाँ पे है? सांची में, सांची शहर में। और सांची कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्या है? सांची स्तूप। यह मध्य प्रदेश राज्य के सांची में स्थित है।
ये क्या है, बौद्ध स्तूप भी बोलते हैं इसको, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध स्तूप भी बोलते हैं इसको, और इसको सांची का स्तूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्यान्न फसलें बेटा होती हैं हमारी गेहूं और चावल, और व्यावसायिक फसलें हैं हमारी गन्ना और कपास। व्यवसाय मतलब जिनसे हम व्यापार करते हैं। अब गन्ने तो हम नहीं खा सकते ना सारे, तो गन्ने को हम बेच कर व्यापार करते हैं। कपास मतलब रुई को बेचकर हम व्यापार करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा गया है? क्योंकि गाय का दूध बच्चों, बड़ों एवं रोगियों सभी के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया है। तो हो गए सबके तीसरा और चौथा प्रश्न। आगे चलो बेटा। चलिए, तो अब आ गए हमारे लघु प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और सारणी में लिखिए। अब जैसे बेटा फिलहाल मैं इंदौर के पास में रहती हूँ, तो मैंने अपने ज़िले का नाम लिखा है इंदौर। ठीक है, तो वहाँ रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर ज़्यादा होता है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? सोयाबीन, मक्का, ज्वार। अभी जैसे आप मुरैना ज़िले में रहते हो, ठीक है, या खंडवा ज़िले में रहते हो, या उज्जैन रहते हो, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अपने मम्मी पापा से पूछना रबी की फसल और खरीफ की फसलों के बारे में। ठीक है, चलिए, और जो इंदौर, धार आसपास रहते हैं इंदौर के, वो इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के दो दो नाम लिखकर प्रदेश के नक्शे में निर्देशानुसार रंगों से दर्शाइए। अभी हमने क्या किया है, जैसे ये फसल के नाम हैं और ये फसलें कौन कौन से ज़िले में होती हैं, हमें दो दो ज़िलों के नाम लिखने हैं। और जो ये जिस ज़िले में होती है उसमें नारंगी रंग भरना है, ये जिस ज़िले में होती है उसमें पीला रंग भरना है, कपास जिस ज़िले में होता है उसमें काला रंग भरना है, मूंगफली जिस ज़िले में होती है उसमें लाल भरना है, और जहाँ सोयाबीन होता है वहाँ हरा रंग भरना है। तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मूंगफली खरगोन में होती है लेकिन खरगोन में कपास भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कपास रतलाम में भी होता है, बड़वानी में भी होता है, खरगोन में भी होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ दो दो लिखने थे, तो हमने बस दो दो ही लिखे हैं, वरना गेहूँ और भी ज़िलों में होता है, सरसों और भी ज़िलों में होती है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है गेहूं के लिए, मैंने लिखा है होशंगाबाद, सीहोर, जिसमें हमें नारंगी रंग भरना है। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका मानचित्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, होशंगाबाद और सीहोर को देखेंगे। होशंगाबाद और सीहोर देखो कहाँ पे है, उसमें हमें नारंगी रंग भरना है। ठीक है, तो मैं नारंगी रंग ले लेती हूँ थोड़ा। चलिए, होशंगाबाद कहाँ है, ये रहा होशंगाबाद, ये रहा, इसमें भरो। और सीहोर, ये रहा सीहोर, इन दोनों में नारंगी रंग भरना है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, होशंगाबाद और सीहोर दिख गया सबको, नारंगी रंग भरना है उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका मुरैना और भिंड। मुरैना और भिंड जो सरसों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें हमें पीला रंग भरना है। तो चलिए देख लेते हैं मुरैना और भिंड आपका कहाँ है, उसमें हम पीला रंग भरेंगे। पीला रंग ले लेते हैं, ये रहा आपका मुरैना और ये रहा भिंड, इन दोनों में पीला रंग भरिए। चलिए सब भरेंगे पीला रंग, मुरैना और भिंड में, ये रहा मुरैना और भिंड। ठीक है, चलिए होशंगाबाद और सीहोर में नारंगी रंग हो गया, मुरैना और भिंड में पीला रंग हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कपास, कपास कहाँ पे लिखा है मैंने, रतलाम और बड़वानी, जहाँ काला रंग भरना है। तो चलिए रतलाम और बड़वानी ढूंढिए फटाफट से, और उसमें हम भरेंगे काला रंग। ठीक है, कहाँ पे रतलाम और बड़वानी, किसी को दिखाई दे रहा है? रतलाम उज्जैन के पास होगा, ये रहा रतलाम, इसमें काला रंग भरना है रतलाम में। और बड़वानी ये रहा नीचे, इसमें काला रंग भरना है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका मूंगफली। मूंगफली कहाँ लिखी है मैंने? खरगोन और छिंदवाड़ा में, जिसमें मुझे लाल रंग भरना है। तो चलिए मैं लाल रंग ढूंढ लेती हूँ। लाल रंग, ये रहा लाल रंग। खरगोन, ये रहा खरगोन। और छिंदवाड़ा, ये रहा छिंदवाड़ा। इन दोनों में लाल रंग भरेंगे आप, ठीक है। चलिए एक लास्ट और रह गया है, उसको देख लेते हैं। सोयाबीन। सोयाबीन मैंने कहाँ लिखा है? उज्जैन और धार में, जिसमें हमें हरा रंग भरना है। तो चलिए मैं उज्जैन और धार के लिए हरा रंग ले लेती हूँ। कहाँ पे है उज्जैन? उज्जैन ये रहा और धार ये रहा, ठीक है। तो सबको ऐसे रंग भरने हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो सब भर लेंगे ना रंग, मैंने बता दिया सबको। आगे चलूँ मैं अब? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने प्रश्न 7 पर। दिए गए चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखिए। तो बेटा पहले तो मुझे पठार और पर्वत में अंतर बताना। ये पठार है, ये पर्वत है, ये मैदान है। तो बेटा ये मैदान है, ठीक है, इतना ये मैदान है। जब हम मैदान से ऊपर जाते हैं तो पहाड़ मिलते हैं हमें, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं, ऐसे ये रहा, ठीक है। तो ये जो ऊपर नुकीली चीज़ है, ये क्या है? ये जो नुकीली चीज़ है ये पहाड़ है जो ऐसे होते हैं, ऐसे। लेकिन इन पहाड़ों के बीच में बेटा आपने कभी कभी ऐसे देखा होगा, जैसे ये एक पहाड़ यहाँ पे, फिर ऐसे करके एक पहाड़ यहाँ पे है। तो ये समतल भूमि है, तो इस समतल भूमि को हम पठार कहते हैं, और जो नुकीली क्षेत्र है इसे हम पहाड़ कहते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है जो कि मैंने लिखा है। पहाड़ों की ऊपरी सतह जो समतल होती है उन्हें पठार कहा जाता है, और जब पहाड़ शिखर से नुकीले और खड़ी ढाल के होते हैं तो उन्हें पर्वत कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। अब हमें बोला था कि जो मध्य प्रदेश में पठार हैं उनके नाम लिखने हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारे ये रहे पठार: मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। हमारे मध्य प्रदेश में 5 पठार हैं जो आपकी किताब में नाम दिए हैं। तो बेटा यहाँ नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आप भी यहीं पे लिख लें, ठीक है। चलिए तो हो गया प्रश्न 7। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, आपको हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। नीचे कुछ खनिजों के नाम सारणी में दिए गए हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? सारणी में लिखिए। तो बेटा ये खनिज है हमारे: लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला। पहला तो इनका जिले का नाम लिखना है, तो एक एक जिले का नाम लिखना है। वैसे ये बहुत जिलों में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे लोहा धार में भी है और ग्वालियर में भी काफ़ी होता है, ठीक है। उसकी खनिज वहाँ पे भी है, उसकी खदान। फिर उनके उपयोग तो बेटा ये सारे आपकी किताब में से देख के लिखी है मैंने, अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको मिल जाएगा। ये जिले मैंने लिख दिए हैं आपके लिए: लोहा धार में, तांबा बालाघाट, सोना चांदी जबलपुर, हीरा पन्ना और कोयला छिंदवाड़ा में। अब इनसे बनता है क्या है? लोहे से बर्तन, इमारतें, फर्नीचर; तांबे से सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, बिजली के तार; सोना चांदी से सिक्के, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; हीरा से आभूषण और कांच काटने में काम आता है हीरा; कोयला बिजली के निर्माण में और ईंधन, ठीक है। प्रश्न 8 हो गया सबका? चलिए कर लीजिए। अब बस हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे हैं 2 प्रश्न, प्रश्न 9 और 10। उनको देख लेते हैं। प्रश्न 9: खेती और पालतू पशु में परस्पर निर्भरता है, इस कथन को मतलब हमें स्पष्ट करना है। मतलब खेती और पालतू पशु एक दूसरे की सहायता करते हैं। कैसे भाई? देखो, खेती और पालतू पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशु खेती के कार्यों में सहायता करते हैं ना, जैसे खेत में हल चलाना हो तो बैलों का उपयोग किया जाता है, इस तरीके से। और खेती पशुओं को भोजन देती है, घर देती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तभी हमारा जीवन संभव है, ठीक है। आप सोचो ना कि अकेले आप सब कुछ कर लोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 10: संपदा किसे कहते हैं?
तो बेटा संपदा मतलब जो आपके पास चीज़ है, पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, वो संपदा होती है। तो इसे हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, संपदा का अर्थ उन सभी संसाधनों और वस्तुओं से है जिनका उपयोग हम आर्थिक विकास या अपने जीवन में सुधार या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये संपदा है। फिर उसने पूछा है आपके प्रदेश की कृषि संपदा एवं पशु संपदा के बारे में लिखिए। तो बेटा मध्य प्रदेश की कृषि संपदा क्या है? कृषि मतलब जो खेती में होती है, गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का, चना, अरहर, कपास, गन्ना, मूंगफली, सरसों आदि। और पशु संपदा जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली पालन आदि। बस खेती का पूछा है तो अपनी फसलों के नाम बता दो, पशु का पूछा है तो गाय भैंसों के नाम बता दो। बस यही तो संपदा है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए तो ये प्रोजेक्ट कार्य तो आप स्वयं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आपकी वीडियो हो चुकी है समाप्त। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो बेटा आपकी ये शायद लास्ट पार्ट था आज का। आज के बाद ये क्लास नहीं होगी आपकी, इसमें लास्ट पार्ट था ये 23। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप अच्छे से तैयारी करें अपने पेपर की। आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।